हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने स्टार्ट कर दिया है अपना टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में भी कल हमने वूल के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा वूल का दूसरा पार्ट है। कल जो हमने समझा था एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने थोड़ा-सा ऊन के इतिहास के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो ऊन का इतिहास है, इसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? तो मेसोपोटामिया से मिलते हैं। और हमने आपको बताया था कि वस्त्र बनाने का जो कार्य सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, वो ऊनी वस्त्र, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। हमने और 2-4 पॉइंट पर चर्चा किया था। फिर हमने ऊन प्राप्ति के साधन के बारे में सुना था, जिसमें हमने विक्यूना का नाम सुना था। विक्यूना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विक्यूना से ही दुनिया का सबसे महँगा कोट, मिंक कोट बनाया जाता है। ठीक, हमने अंगोरा बकरी के बारे में चर्चा किया था, जिसके बालों को मोहेर बोला जाता है। हमने कश्मीरी बकरी पर चर्चा किया था, ऊंट, लामा और अल्पाका, अंगोरा खरगोश और कई प्रकार के जो हमारे बकरी और ऊंट होते हैं, हमने उनके बारे में चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि ऊनी रेशों का वर्गीकरण, मतलब भेड़ होते हैं उनको हम किस तरह से वर्गीकृत करते हैं। जैसे जैसे जो एक मेमना होता है, मेमने का ऊन किसे कहते हैं? तो जो भेड़ का बच्चा होता है जिसकी उम्र 8 माह के करीब होती है, उसे हम मेमना बोलते हैं। होगेट बुल के बारे में हमने देखा था, पुल्ड बुल के बारे में देखा था, विदर बुल के बारे में देखा था। साथ ही साथ हमने डेड बुल, कॉटी बुल, टैगलॉक बुल और साथ में हमने फिशल बुल, इन सब की फ्लीस बुल, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। तो जो कल की चर्चा हुई थी हमारी, बस इन्हीं 2-3 पॉइंटों पर हुई थी। हमने आपको बताया था कि कल जो हमारी चर्चा होगी वो 4 पॉइंट पर होगी। किस पर किस पर? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊन की श्रेणी पर, फिर हम देखेंगे ऊन के जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऊन का निर्माण कैसे होता है। फिर हम कपड़ों के वर्गीकरण, जो कपड़ों का ऊनी कपड़े के प्रकार होते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ में हम इनकी विशेषताओं को भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा। चलिए हम देखते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हमें क्या देखना है, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं ऊन की श्रेणी को। हमने बताया था कि जो ऊन होते हैं उसको हम 4 श्रेणियों में बाँटते हैं। वैसे जो हमारे विश्व में लगभग 40 जात की भेड़ें पाई जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि ये तो 40 जात की भेड़ें पाई जाती हैं, लेकिन संकरण से लगभग 200 प्रकार के भेड़ तैयार किए जाते हैं। इन सभी भेड़ों और जो आपने देखा था कई प्रकार के जानवरों को, इनसे जानवरों की खाल से जो प्राप्त ऊन होता है, भेड़ की किस्म, उनके रहने की परिस्थिति, उनके भोजन आदि से प्रभावित होता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के भेड़ों के बारे में, बकरियों के बारे में चर्चा किया था। आज हम देखेंगे ऊन की श्रेणी को। तो आपने पहले ही देखा कि भेड़ की किस्म के आधार पर हम उनको कितनी श्रेणियों में बाँटते हैं, तो 4 श्रेणियों में बाँटते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपकी क्लास 1 की ऊन। जो क्लास 1 की वूल होती है, मतलब प्रथम श्रेणी का जो ऊन होता है, यहाँ पर प्रथम आपका गायब हो गया है। तो जो क्लास 1 का वूल होता है, वो क्या होता है? तो जो मेरिनो जात की भेड़ से जो पहले कहाँ पाया जाता था? स्पेन में पाया जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरिनो जात की भेड़ से जो प्राप्त ऊन होता है, उसको हम कहाँ पर रखते हैं? उसको हम रखते हैं प्रथम श्रेणी में। अगर आपको पता है कि सिर्फ़ मेरिनो ही नहीं, कई प्रकार के ऊन होते हैं, जैसे वैक्यूना वगैरह हो गए, इनके जो ऊन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में वही बताना है जो आपके बुक में जिसका नाम दिया गया है, ठीक? तो
आपकी बुकों में क्या प्रथम श्रेणी में किस ऊन को रखा गया है? तो प्रथम श्रेणी में मेरिनो जाति के भेड़ के ऊन को रखा गया है, जो पहले कहाँ पाया जाता था? जो पहले केवल स्पेन में ही पाया जाता था। तो जो इससे ऊन प्राप्त होता है ना, वो सर्वोत्तम किस्म का ऊन होता है और इस रेशे की लंबाई जो होती है, वो 1 से लेकर 5 इंच तक होती है। साथ ही इसमें सल्कों की संख्या कितनी होती है? तो सल्कों की संख्या 1000 से 3000 तक होती है। इसमें जो मजबूती होती है, वो पर्याप्त होती है, उत्तम और लचीली होती हैं। इसलिए इस ऊन से सबसे उत्तम प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं और हमने आपको बताया था कि अगर आपके ऊन अच्छे किस्म के हैं, अगर आपने ऊन को अच्छी क्वालिटी का लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके कपड़े भी अच्छे ही होंगे। तो जो ये आपका प्रथम श्रेणी का ऊन होता है, इसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें मेरिनो जात के भेड़ को रखना होता है। आप अपने मन से किसी और जाति के भेड़ को, बकरी को नहीं रख देंगे। नहीं तो आप सोचें कि हम वेक्यूना को रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का उससे सबसे महँगा कोट मिंक कोट बनता है। तो इस हिसाब से हम उसको प्रथम श्रेणी में रख देते हैं। तो नहीं, आपको वही रखना है प्रथम श्रेणी में जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आपकी बुकों में दिया है। तो जो आपकी बुक में दिया गया है वही आपके एग्ज़ाम में भी सही माना जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन 3-4 पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी के ऊन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? मतलब वो कौन से होते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के ऊन में सबसे पहले इस श्रेणी का ऊन कहाँ पाया जाता है? तो जो इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, यहाँ के जो भेड़ होते हैं, इनके जो बाल प्राप्त किए जाते हैं, ऊन निकाले जाते हैं, वो द्वितीय श्रेणी में रखे जाते हैं। इनके रेशे की जो लंबाई होती है, वो 2 से 4 इंच होती है और इनमें सल्कों की जो इनमें पर्याप्त सल्क और इनमें ऐंठन की मात्रा कम होती है। मतलब जो सल्क होते हैं, वो कम होते हैं और इनमें ऐंठन भी कम होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो जब ये इसमें सल्कों की संख्या कम है, ऐंठन भी कम है, तो इससे जो कपड़े बनते हैं, वो आपके जर्सी हो गए, स्वेटर हो गए, ये सारी चीज़ें बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेणी की ऊन से किस्म इसकी थोड़ी-सी कम अच्छी होती है, जो हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। मतलब एक तो हो गया प्रथम श्रेणी का, अब जो प्रथम श्रेणी से नीचे आता है, वही आपका द्वितीय श्रेणी होता है। तो अगर इसको हमने द्वितीय श्रेणी में रखा है, तो इसकी किस्म में, इसकी गुणवत्ता में अंतर तो आएगा ही। तो प्रथम श्रेणी से इसमें कम गुणवत्ता पाई जाती है, ठीक? अब अगला है आपका तृतीय श्रेणी का ऊन। कौन-सा है? तृतीय श्रेणी का ऊन। अब इसमें किसको रखा जाता है? सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये पाया कहाँ जाता है? तो जो तृतीय श्रेणी का ऊन होता है, यह अधिकतर इंग्लैंड में जो आपको भेड़ मिलते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। ये कैसी होती हैं? तो मरी हुई भेड़ से प्राप्त जो ऊन होता है, वो क्या होता है? वो आपका तृतीय श्रेणी में आता है। साथ ही साथ इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा, तो लंबाई इसकी 4 से 18 इंच तक होती है। ये रेशे कैसे होते हैं? तो रेशे मोटे होते हैं, कड़े होते हैं, ठीक? इसमें सल्कों की संख्या बहुत कम होती है। साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये मोटे होते हैं, तो इनमें जो प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता का गुण पाया जाता है, वो कम पाया जाता है। मतलब इसमें अभाव होता है, ठीक? और ये वस्त्र बनाने के लिए थोड़ा कम उपयोगी होते हैं, मतलब इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता, मुझे पता है कि आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस को, ठीक? तो जो तृतीय श्रेणी का ऊन होता है वो आपको समझ में आ गया होगा क्लास 3rd में हम किसको रखते हैं। तो ये हमारे 3rd क्लास हो गए। अब हम थोड़ा-सा 4th क्लास के ऊन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हम 4th क्लास में किनको रखते हैं। तो जो 4th क्लास के आपके ऊन होते हैं, चतुर्थ श्रेणी का जो ऊन होता है, यह मिली-जुली जाति के भेड़ से प्राप्त
किया जाता है। मतलब जो चतुर्थ श्रेणी का ऊन होता है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो वो मिली-जुली जाति के भेड़ से प्राप्त किया जाता है और इनमें जो रेशों की लंबाई होती है, वो 1 से 16 इंच तक होती है। कितनी होती है? 1 से 16 इंच तक होती है। यहाँ 16 है या 6 है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसको क्लियर करके मैं बता दूँगी आपको या हम जब क्वेश्चन रखेंगे वहाँ पर देखेंगे, ठीक? तो इसको थोड़ा आप डाउट में रखिएगा। तो इनमें जो है और क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें सल्कों का अभाव पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर क्या है, तो ये ऊन की जाति, मतलब जो भेड़ की जाति है तो कैसी है, तो मिली-जुली जाति से ये आपको मिलती है, ठीक? अगला है आपका, ये तो हमने देख लिया श्रेणी के आधार पर ऊनों का वर्गीकरण। हमने बताया था आपको कि ये 4 प्रकार के होते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? ये तो हमने वर्गीकरण देखा इनका, श्रेणीकरण देखा कि कितनी श्रेणियों में है। अब साथ ही साथ हमें लगे हाथ देख लेना है ऊनी कपड़ों के प्रकार। ऊनी कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, हमें साथ ही साथ इनको भी निपटाते चलना है। तो जो विभिन्न श्रेणी और लंबाई के रेशे होते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के बुने जाते हैं वस्त्र, ठीक? तो इसमें नमदा या जिसे हम फेल्ट कहते हैं, इसके अतिरिक्त पहनने के वस्त्रों के लिए 2 प्रमुख प्रकार के हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जिसमें से आपका एक नाम आ जाता है व्रस्टेड और दूसरा आता है आपका ऊनी। मतलब एक आता है व्रस्टेड क्लॉथ और दूसरा आता है आपका वूलन क्लॉथ। तो अब ये व्रस्टेड होता है क्या और वूलन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। तो ब्रस्टेड जो वस्त्र होते हैं और जो ऊनी वस्त्र होते हैं, इनको हमने साथ में ही रखा है। इनकी विशेषताओं को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। साथ में पढ़ना ज़्यादा आसान है। तो हमने यहाँ पर कुछ ही पॉइंट को नोट किया है। सा आपकी बुक में काफ़ी पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो जो हमारी बुक में है वो बहुत लंबा-चौड़ा है। करीब-करीब उसमें आपको मिल जाएँगी लगभग से 10-15 15-15 के आस-पास विशेषताएँ मिल जाएँगी। लेकिन यहाँ हमने कुछ ही पॉइंट को नोट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेस्टेड वस्त्र क्या हैं और ऊनी वस्त्र क्या हैं। जो ब्रेस्टेड वस्त्र होते हैं वो अधिक बटा हुआ, लंबा और सीधा होता है। जो आपका ब्रेस्टेड वस्त्र होता है, ये कैसा होता है? ये लंबा और ये सीधा होता है, अधिक बटा हुआ भी होता है और साथ में इसमें धुनाई और कंघी की जाती है। क्या की जाती है? तो धुनाई और कंघी, जिसे हम कार्डिंग एंड कॉम्बिंग की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो आपकी ब्रेस्टेड वस्त्र हैं, ब्रेस्टेड वस्त्र की एक विशेषता आपको ध्यान रखनी है, क्या? कि इसमें कार्डिंग और कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन साथ में आपको यहीं बगल में ध्यान रखना है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, हम उन पे कार्डिंग और कॉम्बिंग नहीं करते हैं। ये जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं, ये कम बटे हुए होते हैं, धागे कम मजबूत होते हैं और ऐंठन भी इनमें कम होती है। लेकिन जो आपके ब्रेस्टेड वस्त्र होते हैं, ये अधिक बटे हुए, लंबे और सीधे होते हैं। साथ में इनमें जो ब्रेस्टेड की अपेक्षा ये अधिक भारी होते हैं। तो कहने का मतलब कि ब्रेस्टेड वस्त्र हमारे हल्के होते होंगे, तो जो हमारा ऊनी वस्त्र है, वो ब्रेस्टेड की अपेक्षा भारी होता है। साथ में ही ब्रेस्टेड में और क्या विशेषताएं हैं, तो यह अत्यधिक टिकाऊ, हल्का, अत्यधिक गर्म, मजबूत, ज्यादा ऐंठन वाला होता है। हमने पहले ही देख लिया ऊन में कम ऐंठन होती है और इसकी जो सतह होती है वो मुलायम होती है, रोएदार होती है और कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक। अब अगली विशेषताएं क्या हैं इसमें, तो जो आपके ब्रेस्टेड वस्त्र होते हैं ये अधिक सोखने की क्षमता रखते हैं। कौन? ब्रेस्टेड वस्त्र। खुरदरी सतह होने के कारण धूल मिट्टी शीघ्रता से प्रवेश करती है। अब यहाँ पर आप खुद समझिए, अगर कोई चीज चिकनी है, जैसे बिल्कुल सरफेस बिल्कुल चिकना है, तो उस पर ज़्यादा धूल जमेंगे या जो खुरदुरी सी है उस पर ज़्यादा धूल जमेंगे।
जैसे हम समझते हैं, अगर आपने कहीं पर एक छतरी रख दिया है, तो छतरी पर ज़्यादा धूल जमेंगे प्रवेश करेंगे, या फिर आपने वहीं पर ऊनी स्वेटर रख दिया है, तो उसमें ज़्यादा धूल जमेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पर धूल बैठने की जगह ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा धूल जाएँगे। तो यहाँ पर आप ब्रशेड को छाते से मत कंपेयर कीजिएगा। मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया कि इसकी जो सतह है वो खुरदुरी है, लेकिन जो आपकी ब्रशेड है वो खुरदुरी नहीं होती है। तो जो चिकनी सतह है उस पर उतने धूल नहीं जमेंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएँगे। लेकिन जो खुरदुरी है उसमें अंदर में प्रवेश कर जाएँगे धूल, मिट्टी के कण, ये सारी चीज़ें। ये आपको इसमें जो लंबाई दी गई है, जैसे आपके ब्रशेड वस्त्र की वो कितनी होती है, तो वो लंबाई 5 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। साथ में आपको रखना है, याद रखना है कि इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होने के कारण इसमें धूल के कण, मिट्टी हो गए और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है। बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ वैसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे जैसे ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा कम सिलवट पाई जाती है जो ब्रशेड वस्त्र होते हैं। ये अधिक मजबूत होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, त्वचा पर लगने से खुरदुरा-सा प्रतीत होते हैं, धूल के लिए ये प्रतिरोधी होते हैं। कौन से? आपके ब्रशेड वस्त्र। अब अब ये क्या होते हैं, जो ब्रशेड वस्त्र होते हैं ये अधिक महँगा धागा, सिले हुए और पोशाकी पहनावे के लिए आपके उपयुक्त होते हैं। साथ ही साथ ये जो उष्ण जलवायु के देशों में पहनने के लिए कोट और सूट जैसे काम-काज के पहनावे के लिए अच्छे रहते हैं। कौन? जो आपके होते हैं ब्रशेड वस्त्र। तो ब्रशेड वस्त्र और आपने ऊनी वस्त्र में जो डिफ़रेंस है, उम्मीद है कि आपने उसको समझ लिया होगा। साथ में आप इसको नोट भी कर सकते हैं, तो अच्छा होगा आपके लिए। बाद में आप उसको रिकॉल करने में आसानी होगी जब आपको बताया जाएगा, ठीक? तो ये हमने देख लिया क्या? ऊनी कपड़ों के प्रकार के बारे में हमने चर्चा कर ली। ऊनी कपड़े के प्रकार हमने देख लिए 2 हैं, और हमने जो ऊन की श्रेणियाँ हैं 4 थी, जिसे हमने देख लिया। अब ये तो बात हो गई, हमने देख लिया ऊनी ऊन कहाँ से मिलते हैं, कितने प्रकार के जाति से मिलते हैं, और जो आपको कितनी प्रजातियाँ होती हैं इनकी, इनको हमने इनके रेशो को कैसे वर्गीकरण किया है। मतलब जो पहली बार काटा गया है उसको क्या बोलते हैं, जो दूसरी बार भेड़ का बाल काटा गया उसको क्या बोलते हैं। साथ ही साथ हमने देखा जो मरी हुई आपकी भेड़ होती है उससे जो बाल निकाले जाते हैं उसको क्या बोले जाते हैं। हमने इन सब पर चर्चा कर लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ वूल। मतलब हम ये ऊन का निर्माण करते कैसे हैं। पढ़ तो हमने लिया, वस्त्र कौन अच्छा है कौन बुरा है, कितने प्रकार के वस्त्र हैं, सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये ऊन का उत्पादन होता कैसा है। तो हम अब उस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा था किस पे? आपने लिनन पढ़ा, आपने रेशम पढ़ा, आपने कपास पढ़ा, और आज हम ऊन को पढ़ रहे हैं। तो हमने सभी में मैन्युफैक्चर की चर्चा की थी कि लिनन का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, रेशम का कैसे होता है, और आपके कपास का कैसे होता है, हमने इन सब पर चर्चा कर ली है। तो उसी तरह से आज हमें ऊन के उत्पादन का भी चर्चा करना है कि हम ऊन की तैयारी, मतलब ऊन को बनाते कैसे हैं, ठीक? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या? सबसे पहले ध्यान रखना है, जो पहली प्रोसेस होती है वो होती है सियरिंग। सियरिंग का मतलब क्या हो गया? सियरिंग का मतलब हो गया कटाई करना। तो भेड़ के शरीर से जो बाल को उतारा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। आपको सियरिंग प्रोसेस सिर्फ बालों पर ही करने को मिलेगा। मतलब जो हम ऊन पर भेड़ पर कर रहे हैं, भेड़ के शरीर से जब हम बाल को उतारते हैं, तो जो ये प्रोसेस होती है ना, इसे हम कहते हैं सियरिंग प्रोसेस, ठीक? एक तो आपका ये हाथ से होता है, और एक मशीन के द्वारा भी होता है। आप में से एक मूवी है जिसमें वो झांझड़ वगैरह थे, क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा है मुझे।
शायद थ्री इडियट है। तो उसमें आपने देखा होगा जो झांझर था क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो जब लास्ट में एक अपना खोलता है वो एक वहाँ पर जो लास्ट में वो भेड़-बकरियों को पालता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बच्चे क्या कर रहे थे, भेड़ के शरीर से बाल उतार रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो शियरिंग प्रोसेस थी आपकी और वो आपकी शियरिंग प्रोसेस कर रहे थे। और आपने कल ही देखा था शायद कि ये जो बाल उतारे जाते हैं ना साल में 2 बार उतारे जाते हैं। कब-कब? एक तो मार्च के माह में और दूसरे सितंबर के माह में। तो शियरिंग की प्रोसेस जो होती है, जब हम उसके शरीर से बाल को उतारते हैं, तो प्रारंभिक ग्रीष्मकाल जो होती है, में भेड़ों को हम नहलाते हैं, नहलाकर उनको स्वच्छ करते हैं। उसके कुछ सप्ताह बाद ऊन की कटाई हाथों से या फिर यंत्रों से करते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो कटाई की जाती है, मतलब उनके शरीर से बाल को उतारा जाता है, वो 2 तरीके से होता है। कैसे? एक तो आपका यंत्र के द्वारा होता है, दूसरा आपका हैंड के द्वारा होता है मतलब हाथ हाथ के द्वारा शियरिंग प्रोसेस की जाती है। तो पहले उनको नहलाते-धुलाते हैं, उसके बाद यंत्रों से उनकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। फिर ऊन की तरह ही उसको घुघराला और एक दूसरे में वो गुथी हुई सी होती हैं। आपने देखा होगा कि जो भेड़ होते हैं, उनके बाल कैसे होते हैं? घुघराले से होते हैं और कैसे होते हैं? और एक दूसरे में से लिपटे से होते हैं, गुथे से होते हैं। तो जब काटने वाला व्यक्ति ऊन को काटता है, तो वह बिना टूटी हुई परत के रूप में ही उसे निकाल लेता है। जब उसे बिना टूटी हुई परत के रूप में निकालता है, तो उसी को हम फ्लीस कहते हैं, ठीक? तो इसको काटने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो इसको काटने की प्रक्रिया पहले उसको नहला-धुला कर साफ कर देते हैं, फिर हम उसकी कटाई करते हैं। जो ऊन भेड़ों पर से हटाकर परत के रूप में उतारी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ग्रीस ऊन बोलते हैं। ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि जब हम भेड़ के शरीर से बाल को परत के रूप में उतारते हैं, तो उसे हम ग्रीस ऊन कहते हैं। साथ में बताइएगा आप करघे से उतरा जो कपड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसी से मिलता-जुलता नाम है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक? और फिर हम क्या करते हैं? उनकी प्रकृति चिकनाई और बाहरी त्वचा भी उनकी रहती है। अब जो ऊन विभिन्न श्रेणी के होते हैं, तो ऊन की कई श्रेणियाँ जो भेड़ होते हैं, भेड़ की जात, उनकी देखभाल, उनकी जलवायु का जो रहन-सहन होता है, उनके आधार पर उनका अलग-अलग होता है। तो ये हम इनको अलग-अलग काट कर रखते हैं। जो आपके ऐसे ऊन का प्रयोग जो कंबल और गलीचे बनाने में किया जाता है, वो थोड़े कम अच्छे होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने तो पहले काट लिया इनको, भेड़ों को नहला-धुला कर और उनकी जो है शरीर से बाल काट लिया। आपको पता ही होगा कि भेड़ पर ऊन की कटाई करने के अलावा भी उसके शरीर पर ऊन खींच कर भी निकाला जाता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे जैसे जिनको हम मांस खाने के लिए मतलब मांस बेचने के लिए जिन भेड़ों को पालते हैं या फिर जिन भेड़ों का किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो हम उनके शरीर से भी क्या करते हैं, उनके शरीर से भी हम बालों को उतार लेते हैं। तो ये शेयरिंग प्रोसेस आ जाता है, इसी में शेयरिंग का मतलब ही होता है कि उनके शरीर से बाल को हटाना या काटना। तो अब चाहे वो मरी भेड़ का हो, चाहे वो खिंची भेड़ का हो या फिर कोई जीवित भेड़ का हो, तो प्रोसेस एक ही होती है। अब जब हमने इनका कटाई कर लिया है, तो अब हम दूसरी क्रिया जो करेंगे वो करेंगे आपका इनका ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। तो ग्रेडिंग का मतलब श्रेणीबद्ध करना इनको और सॉर्टिंग का मतलब छँटाई करना। तो ऊन को उतारने के बाद उनको हम श्रेणीबद्ध करते हैं और उनको छाँटते हैं। छँटाई करना तो वह क्रिया होती है जिसमें ऊन की जो परतें होती हैं उनको विभिन्न-विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी ऊन अच्छी होती है। जैसे
जैसे इनको गुणवत्ता के आधार पर हम इनकी बटाई करते हैं। बटाई का मतलब यहाँ पर ऐंठन वाली बटाई मत समझिएगा। बटाई का मतलब ये होता है कि इनको बाँटना, अलग करना। तो सबसे पहले इनको गले और कंधे का ऊन सबसे अच्छा होता है। मतलब जो भेड़ होती है, भेड़ के जो गले पर और जो कंधे पर ऊन होता है, वो सबसे अच्छा ऊन होता है। सिर और पीठ के ऊन जो होते हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गले और कंधे का ऊन कैसा होता है? तो आपको बताना है अच्छा होता है। सिर व पीठ के जो ऊन होते हैं वो आपके सेकंड नंबर पर आते हैं। बाकी जो बचते हैं आपके वो आपके सब तीसरे नंबर में आ जाते हैं। तो आपको पता ही है कि शरीर से उनके सारे बाल निकाल लिए जाते हैं। अब जैसे जो ऊन होता है, जैसे अच्छी श्रेणी का होता है तो उससे अच्छे वस्त्र बनाते हैं। जो एकदम बेकार मतलब जैसे जो पैर-वैर के पास का होता है बाल उसका क्या बना लेते हैं तो नमदा वगैरह, दरी, कारपेट ये सारी चीज़ें बनाने में हम उनका उपयोग कर लेते हैं। तो आपको पता ही है हम भारतीय हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, हम सभी का उपयोग कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने देखा था रेशम में एक तो आपका जो कता हुआ रेशम होता है और एक लपेटा हुआ रेशम होता है। तो जो कता हुआ रेशम होता है वो छोटे-छोटे टुकड़े में होता है, लेकिन हम फिर भी उनका प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि भाई वो कितना महँगा होता है। सोचिए आप कमेंट करके मुझे बताइए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको 1 मीटर रेशम प्राप्त करना है तो आपको कितने कीड़ों को मारना होता है, ठीक? आज का ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब हमने इनका श्रेणीकरण तो कर लिया, हमने इनकी ग्रेडिंग कर दी, हमने सॉर्टिंग कर दी, मतलब हमने इनकी छँटाई कर ली और इनको श्रेणीबद्ध भी कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद हम वॉशिंग एंड स्कोरिंग करेंगे। मतलब वॉशिंग मतलब धोना, स्कोरिंग मतलब अशुद्धियों को दूर करना, मतलब उनको चमकाने की प्रक्रिया करना। तो इनकी जो धोने और चमकाने की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है? तो सबसे पहले ऊन को पंक्तिबद्ध बने हुए एक 4 हौज में रखा जाता है, मतलब कुछ इस तरह से 4 हौज बने होते हैं, ठीक? तो इनको क्या किया जाता है, इनको 4 हौज में ले जाया जाता है। जो पहला हौज होता है, ये मान लेते हैं आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। हौज का मतलब समझ रहे हैं? हौज का मतलब ऐसे समझिए जैसे ऐसे हम मान लेते हैं हमने 4 बाल्टी रखी है, छोटे लेवल पे ही समझ लेते हैं कि हमने माना 4 हौज के जगह 4 बाल्टी रखी है। अब ये जो प्रत्येक हौज होता है ना, इसमें हम साबुन का गर्म पानी और कुछ क्षार का घोल भी डालकर रखते हैं। इससे जो ऊन की गंदगी होती है और जो उसके स्वेद होते हैं, बाल पर स्वेद भी होंगे ना, तो उनको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। ऊन को जब हम पहले हौज में धोया जाता है, जब हम पहले हौज में ले जाते हैं, तो उसमें हम धोते हैं। दूसरे हौज में उनका साबुन जो होता है, वो सब हटाते हैं और जब हमें अंतिम हौज में ले जाते हैं, तो अंतिम हौज में निकाली हुई जो ऊन होती है, नरम और सफ़ेद होती है। अगर ऊन के रेशे को ही रंगना हो तो सुखाने के रेशे को सुखा मतलब जो रेशे होते हैं उनको सुखाने वाली मशीन में ले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऊन के रेशों को इनके मध्य में हम क्या करते हैं गर्म हवा प्रवेश कराएँगे। मतलब क्या कि अगर आपको ऊन को इन्हीं रेशों की ही अवस्था में रंगना है, तो हम इनको सुखाने वाली मशीन में ले जाएँगे। अगर आपको नहीं ऐसा करना है, तो आप क्या करेंगे, तो ऊन के रेशों के मध्य में आप गर्म हवा का प्रवेश करवाएँगे, ठीक? तो ये तो इनकी प्रोसेस होती है किसकी इनको साफ-सफाई करने की मतलब कि जो वॉशिंग करने की और स्कोरिंग करने की, ठीक? इसमें कितने हौजों का प्रयोग किया हमने? तो इसमें हमने 4 प्रकार के हौजों को प्रयोग किया। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है जैसे आपने इन 4 विधियों का प्रयोग कर लिया, 4 हौजों में आपने साफ कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊन ये रेशे साफ नहीं हो पाते हैं और उनमें कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, तो इन्हें हम सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं।
अगला प्रोसेस आपका जो होता है वो यही होता है, क्या, कार्बोनाइजिंग का। लेकिन ये हम कब करते हैं? जब जब इन्हें वॉशिंग और स्कौरिंग के दौरान जो इनकी प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं वो हटती नहीं हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम क्या करते हैं? तो इन्हें हम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में धोते हैं, इनको साफ करते हैं इनका प्रयोग करके। यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है कार्बोनाइजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि साबुन से भी धोया जा रहा है तब भी नहीं साफ हो रहा है, क्या इसमें तेल लगा है? तो आपको ये समझना है, हाँ, इसमें ऑयल होता है। जैसे जैसे आप क्या अपना बाल, जैसे आज आपने अपने बाल में शैम्पू किया है, आपने शैम्पू तो कर लिया, आप इस पे ऑयलिंग मत कीजिए, अपने बालों पर तेल मत लगाइए 2 से 4 दिन। लेकिन जब आप 2-4 दिन बाद देखेंगी ना, अभी तो ठंडी है तो शायद से 2-3 दिन चल जाए, लेकिन गर्मी में तीसरे दिन ही, दूसरे दिन ही देखेंगे तो आपके बाल ऐसे चिपचिपे से हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हमारे जो स्वेद होते हैं, हमारे ये अपने आप इसमें प्राकृतिक तौर पर क्या हो जाता है, तो ये प्राकृतिक तौर पर ऑयली से हो जाते हैं। तो वैसे जैसे हमारे बालों में होता है, वैसे ही जानवरों के भी बाल में होता है। तो इनमें अशुद्धियाँ नहीं, इनकी अशुद्धियाँ जब नहीं साफ होती है तो हम कार्बोनाइज़िंग करते हैं, ठीक? अगला आपका जो प्रोसेस हो जाता है, वो हो जाता है ड्राइंग एंड ऑयलिंग। ड्राइंग एंड ऑयलिंग मतलब, ड्राइंग मतलब सुखाना और ऑयलिंग मतलब क्या, तेलीकरण करना। जब हमने कार्बोनाइजिंग कर ली, फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद ऊन को स्वच्छ साफ गर्म पानी में धोते हैं और लकड़ी के डंडों पर सुखाने के लिए इसको हम फैला देते हैं। फिर सूखते समय हमें ये तो ध्यान होना चाहिए कि वह इतना ना सूख जाए कि एकदम से कड़ा हो जाए, मतलब उसको हमें सुखाने के लिए भी ध्यान देना है। अब कुछ हल्का वो गीला सा उसको छोड़ देते हैं। उनकी जो लचीली और नरम रखने की जो इनको आवश्यकता होती है, मतलब कड़े ना हों, इनको हमें नरम और जैसे सॉरी, मतलब कि इनको नरम और मुलायम रखने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनको नरम करने के लिए तेल किसका, जैतून का, या फिर हम सूअर की चर्बी लेंगे या हम ग्लिसरीन का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या हो जाएँगे, जिससे ये मुलायम हो जाएँगे, नरम हो जाएँगे और अच्छे हो जाएँगे, ठीक? तो ये तो हम प्रक्रिया करते हैं कितना, ये हम प्रक्रिया करते हैं ये सारी किस पर, ऊन पर। जब हम उसे कार्बोनाइजिंग के बाद लाते हैं, तो उसका हम तेलीकरण करते हैं। हम उसको सुखाते हैं और उसका तेलीकरण करते हैं। अब बात आती है कार्डिंग की। कार्डिंग के बारे में आपने पहले ही सुना है। तो कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई। अब धुनाई तो जो स्वच्छ की हुई ऊन होती है, इस दशा में नहीं होती है कि उसकी हम क्या करें, कताई कर सकें। तो ऊन से धागे के निर्माण में धुनाई करने का तात्पर्य ये होता है कि रेशों को सुलझाया जाए, रेशें सुलझ जाएँ। यह कार्य आप कैसे करते हैं, तो ऊन के ऐसे रोलरों के माध्यम से निकाला जाता है, जिनमें तार के हजारों दाँत होते हैं। इस प्रक्रिया में जो आकस्मिक रूप से धूल और अन्य अशुद्धियाँ भी स्वयं से ही हट जाती हैं, जो रह जाती हैं इसमें, वो हट ही जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम इनकी कार्डिंग करते हैं, धुनाई करते हैं, मतलब क्यों? अशुद्धियों को हटाने के लिए, रेशों को समानांतर करने के लिए। समानांतर करने का मतलब ये है कि अभी आप कॉम्बिंग में भी देखेंगे, कॉम्बिंग का मतलब होता है कि रेशों को समानांतर करना। लेकिन यहाँ क्या है कि मतलब जो इनमें ऊनी धागे हैं, ऊनी धागों को फुज्जीदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो फुज्जीदार होना चाहिए। यह आवश्यक है कि जब आप इस पे धुनाई करेंगे, तो इसके जो समस्त रेशे होंगे, वो समानांतर हो जाएँगे, ठीक? अब जो ब्रस्टेड धागा होता है, ब्रस्टेड धागा का अधिकतर समानांतर होना आवश्यक होता है। उससे हमें क्या बनता है, जिससे जो धागा होता है वो चिकना रह जाए, ठीक? आपने देखा था जो ब्रस्टेड कपड़े थे वो कैसे थे, चिकने थे, लेकिन हमने देखा था जो ऊनी धागे थे, ऊनी कपड़े थे, वो कैसे थे, तो वो थोड़े खुरदुरे से थे। तो ब्रस्टेड धागा बनाने के लिए रेशों पर ये विशेष प्रकार की जो कार्डिंग की जाती है, विशेष प्रकार की क्या की जाती है, कार्डिंग की जाती है। क्यों? ताकि जो रेशे हैं वो समानांतर हो जाएँ। अब समानांतर हो जाएँ, इनकी जो सतह होती है वो चिकनी हो जाए। वस्त्र भी चिकनी सतह का बनता है। आप
जानते हैं कि जो वस्त्र होता है वो भी कैसे बनता है, चिकनी सतह का बनता है ब्रस्टेड वस्त्र। तो ये विशेषताएँ हमने पहले ही देख रखी हैं। अब जब हम इसकी कार्डिंग कर देंगे, मतलब हमने इसकी क्या कर दी, हमने धुनाई कर दी। तो जो अगली प्रोसेस आती है वो आती है कॉम्बिंग की। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉम्बिंग। तो आप अपने बालों में कॉम्बिंग क्यों करते हैं, कंघी क्यों करते हैं? क्यों? ताकि जो आपके बाल हैं वो क्या हो जाएँ, वो समानांतर हो जाएँ। कंघी क्यों की जाती है? बालों को सुलझाने के लिए। यह प्रक्रिया केवल ब्रस्टेड ऊन के धागों के साथ ही की जाती है। ध्यान रखना है किसके साथ? हमने अभी पढ़ा था कि जो कार्डिंग और कॉम्बिंग होता है वो किस पर होता है? तो वो ब्रस्टेड वस्त्रों पर ही किया जाता है। ऊन की धुलाई हो जाने के बाद उसकी कंघी की जाती है। फिर क्या की जाती है? उन पर कंघी करते हैं। यहाँ मतलब जो इसमें छोटे घटिया किस्म के होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। हम इसमें जो ऊन का प्रयोग करते हैं ब्रस्टेड में, वो आपके अच्छी श्रेणी के ऊन होते हैं, लंबे समानांतर रेशे होते हैं, ठीक? तो वही आपके बनते हैं ब्रस्टेड वस्त्र। अब हमने कॉम्बिंग तो कर लिया, हमने कार्डिंग कर लिया, हमने कॉम्बिंग कर लिया, अब हम करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग के मतलब क्या होता है? खींचना। यह प्रक्रिया आप कब करेंगे? तो यह प्रक्रिया कंघी करने की ही विकसित प्रक्रिया है और ब्रस्टेड धागा बनाने के लिए ही किया जाता है। क्यों? यह जो ऊन होता है, ऊन के रेशे में पोनियों को दुगना और चौगुना कर देता है, जो खिंचाई की प्रक्रिया होती है, ठीक? इस प्रक्रिया से रेशों को खींचना ऐंठा जाता है, इतना ऐंठा जाता है और पोनियों को और अधिक घना बनाया जाता है। मतलब जब हम इसकी खिंचाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी पूनियाँ दोगुनी हो जाती हैं और 4 गुनी तक भी हो जाती हैं। तो खिंचाई करके आप पतली पोनियों को बनाते हैं। आप ऐसे ही सोचिए जैसे आपके घर पर ऊन है। हम अभी ऊन के धागे की ही बात कर लेते हैं। तो आपके पास ऊन है, जब आप इसको खींचते हैं तो ये क्या होता है? मानते हैं इतना है, अगर आपने इसको खींचा तो ये बीच में पतला होता है ना? अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो ठंडी का मौसम है, आपने स्वेटर पहन ही रखा होगा। निकालिए एक उसमें से धागा, ऊन निकालिए और उसको खींच के देखिए। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो मेरे पास तो है, अभी खींच के दिखा देती आपको, ठीक? लेकिन ये क्या होता है, तो हम खींचते हैं, क्यों? ताकि इसकी पोनियाँ दोगुनी-चौगुनी हो जाएँ और पोनियाँ कैसी हो जाएँ? पतली हो जाएँ। तो ये हम प्रोसेस कर लेते हैं ड्राइंग का। अब हम उसके बाद सॉरी, हम रोलिंग करते हैं। रोलिंग का मतलब क्या होता है? तो रोलिंग का मतलब होता है कि घुमाना या फिर ऐंठन देना। यह जो कताई करने की पहले की सबसे आखिरी प्रक्रिया होती है। कताई करने की पहले मतलब जब हम रोलिंग कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी कताई कर देंगे। इसमें रेशों को हल्की-सी ऐंठन दी जाती है, जिससे जो पतले रेशे होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहें और ऊन की धुलाई करने से ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। कैसे? यहीं से आपका बनता है ऊनी और आपका ब्रस्टेड। कहाँ से? यहाँ घुमाने से, ठीक? तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब हम पढ़ेंगे कताई, ठीक? उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी कताई। बाकी आपने ब्रस्टेड के बारे में पढ़ लिया और किसके बारे में? तो आपने पढ़ लिया इसके ऊनी कपड़ों के बारे में, ऊनी वस्त्र के बारे में। अब यहाँ पर आगे है आपका स्पिनिंग। तो स्पिनिंग में भी आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, क्या? जैसे जो ब्रस्टेड धागा किसी भी प्रकार के मशीन पर काटा जा सकता है, क्योंकि ऊनी धागा केवल म्यूल कताई से ही काटे जाते हैं। मतलब जो ब्रस्टेड वस्त्र होते हैं ना, आप इनको किसी भी मशीन से काट सकते हैं। लेकिन जो आपके ऊनी धागे होते हैं, ये केवल आप किस पर काट सकते हैं? केवल आप इन्हें म्यूल कताई पर ही काट सकते हैं। धागा मोटा होता है, मुलायम और फुज्जीदार निकाला जाता है, ठीक? और जो ब्रस्टेड धागा होता है वो चिकना, पतला, गोलकार, कड़ा इस तरह से बनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया स्पिनिंग, कताई कर ली हमने। अब हम वीविंग करेंगे। वीविंग मतलब बुनाई करेंगे। बुनाई वीविंग का मतलब क्या होता है? बुनाई। आपको पता है कि आप वीविंग का चैप्टर भी पढ़ेंगे, आप स्पिनिंग का चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? बुनाई। तो बुनाई क्या है? तो जो साधारण ऊनी वस्त्र होते हैं, हम इनको प्रायः सादी बुनाई या फिर हम इन्हें ट्विल बुनाई के द्वारा तैयार कर सकते हैं।
मतलब करते हैं। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मैंने नोट नहीं किया है। हम जो स्वेटर होते हैं ना, मतलब ऊनी वस्त्र होते हैं, इनको सादी बुनाई या फिर ट्विल बुनाई से तैयार करते हैं। जो तैयार वस्त्र होता है, इसकी सतह कैसी होती है? तो इसकी सतह रोएदार होती है और मोटे, मुलायम, फुज्जीदार होते हैं। और साथ में यह वस्त्र जो होते हैं ये काफ़ी गर्म होते हैं, लेकिन इनकी मज़बूती जो होती है वो कम होती है, गंदे भी ये जल्दी होते हैं। तो जो जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, ये सारी चीज़ें किससे बनते हैं? इन्हीं वस्त्रों से, मतलब यही वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी कीमत भी थोड़ी कम होती है। अब ब्रेस्टेड वस्त्र जो होता है, इसकी ऊपरी सतह कैसी होती है? आपने पहले पढ़ा, चपटी होती है, मतलब चिकनी होती है, खुरदरी और कड़ी होती है, ठीक? और यह वस्त्र खूब टिकाऊ होते हैं। ब्रेस्टेड वस्त्र की जो ऊपरी सतह होती है, वो बहुत टिकाऊ होते हैं, तो ये गंदे भी नहीं होते हैं। अब ये जो महँगे होते हैं, बहुत महँगे परिधान होते हैं, ये क्या होते हैं? अ ये जो वस्त्र बनाए जाते हैं, ये महँगे होते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है? अब ये तो हमने वीविंग कर ली, अब हमें ब्लीचिंग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेनी है। ये आपकी वीविंग के बाद हम वैसे भी ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग फिनिशिंग यही करते हैं लास्ट में। अब क्या बचा है आपका? ब्लीचिंग और डाइंग लास्ट में हम देख लेंगे। अब फिनिशिंग, तो जो ब्लीचिंग और डाइंग किया जाता है, तो धुलाई के बाद रंगाई और जो ब्लीचिंग का है ये किसी भी समय किया जा सकता है। धुलाई के बाद आप इसे कभी भी कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में धागा रंगाई की जा सकती है। जिन वस्त्रों को रंगा नहीं जाता है, उन पर ब्लीच करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि चमकाने में जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा-सा पीलापन-सा आ जाता है। जब आप इसको चमकाने की प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा पीलापन आ जाता है, ठीक? अगला हम क्या करते हैं? अगला हम करते हैं फिनिशिंग। ये हमारी लास्ट प्रक्रिया थी। फिनिशिंग मतलब वही परिसज्जा। परिसज्जा क्या है? तो अधिकतर ऊन के जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को सुंदरता उनकी जो परिसज्जा होती है, उस पर निर्भर करती है। तो जो ब्रस्टेड कपड़े को जिस समय करघे से उतारते हैं, उस समय ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनकी परिसज्जा की जा चुकी है। लेकिन जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ये आकर्षण नहीं होता है इनमें, और ये जो है क्या होते हैं, ये आपको आकर्षण रहित लगते हैं। तो इसमें सुंदरता लाने के लिए कई प्रकार की हम प्रक्रियाएँ करते हैं। ऊनी वस्त्र को सुखाते समय उनको खींच कर रखा जाता है, उनकी समान चौड़ाई बनाई जाती है और इसमें हम बहुत सारे जो दोष वगैरह होते हैं, तो इसी में हम इनको क्या करते हैं, ये सारे दोष-वोष हटा देते हैं, ठीक? तो ये हम लास्ट में परिसज्जा करते हैं, हर ऊन पर ही नहीं, हर आपने देखा जो भी अभी तक देखा, तो उसमें डाई, प्रिंटिंग और आपका फिनिशिंग, ये हम लास्ट में ही देखते हैं, ये कॉमन सी परिसज्जा होती है। तो हमने अभी क्या देखा? हमने जो पढ़ा अभी किसके बारे में? इसकी प्रोसेस के बारे में, कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने सियरिंग देखा। सियरिंग के बाद हमने ग्रेडिंग देखा, साथ में ही हमने स्कोरिंग भी देखा। फिर हमने वॉशिंग एंड हमने फिर वॉशिंग सॉरी ये आपका सॉर्टिंग था। फिर वॉशिंग और स्कोरिंग देखा हमने। फिर हमने देखा कार्बोनाइजिंग, फिर हमने देखा डाइंग, ड्राइंग, ऑयलिंग, फिर हमने क्या देखा? ड्राइंग, और जब हमने उसको ऑयलीकरण कर लिया, फिर हमने देखा कि उसकी कार्डिंग की। कार्डिंग करने के बाद हमने कॉम्बिंग की, कॉम्बिंग के बाद हमने ड्राइंग की, फिर हमने रोलिंग की, फिर हमने स्पिनिंग की, फिर वीविंग की और डाई ब्लीच किया, लास्ट में हमने उसकी फिनिशिंग कर दी। तो प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, और हमने आपको पहले भी बताया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किस वस्त्र पर की जाती है या फिर किस वस्त्र पर नहीं की जाती है। तो ये हमने पूरे इसके मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा कर लिया है। किसके? ये आपके ऊन के। अब जैसा कि आपको पता है, हम ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद हम हर रेशे की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो कुछ विशेषताएँ इम्पोर्टेंट होती हैं, जो आपको ध्यान रखनी होती हैं और एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आपकी आती है भौतिक विशेषता। तो आपको पता है कि हर रेशे की
सिर्फ 2 ही विशेषताएँ होती हैं। कौन-कौन सी? तो एक तो आपका हो जाता है कौन-सा भौतिक विशेषता और दूसरी हो जाती है रासायनिक विशेषता। अब भौतिक विशेषता में क्या आता है? तो सबसे पहले हम इसके संगठन पर चर्चा कर लेते हैं। इसका संगठन कैसा होता है? तो इसमें आपको जो मुख्य रूप से एक प्रोटीन मिलता है, वो कौन-सा प्रोटीन है? तो केराटिन प्रोटीन है, ठीक? आपको पता है कि इसमें क्रेटीन प्रोटीन के साथ-साथ क्या-क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन आपको इसमें इनका प्रतिशत भी ध्यान रखना है। आपने रेशम के बारे में पढ़ा था, अभी हमने 2 क्लास पहले ही रेशम के बारे में चर्चा किया था, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि उसमें भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाते हैं। लेकिन जो ये आपका ऊनी रेशा होता है, ये एक आपका ऐसा रेशा होता है जिसमें आपको क्या मिलता है? गंधक मिलता है। और कितने प्रतिशत? तो वो आपका पाया जाता है 4%। साथ में आप कार्बन के प्रतिशत को, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के प्रतिशत को ध्यान रखेंगे। तो जो इसमें ऊन में कार्बन पाया जाता है कितने प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। हाइड्रोजन 7% होता है, ऑक्सीजन 22 से 25% होता है, नाइट्रोजन आपका 16% होता है। साथ में आप ध्यान रखेंगे जो सल्फर होता है वो 4% पाया जाता है। किसमें? तो ऊन में पाया जाता है। इसमें विशेष आपका क्या है? गंधक है। गंधक को ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों तो आपको अभी रेशम में भी मिले थे। आपको पता है रेशम में भी एक प्रोटीन पाया जाता है और ऊन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो आज आपने ऊन के बारे में देखा, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने रेशम में कौन-सा प्रोटीन पढ़ा था, ठीक? साथ में उसमें भी हमने एक गोंद के बारे में चर्चा किया था, तो आप उस गोंद का भी नाम बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इसकी अगली विशेषता है क्या? कि रेशे टेढ़े-मेढ़े, छोर पर नुकीले और बहुकोषीय होते हैं। जो ऊनी रेशे होते हैं, ये रेशे टेढ़े-मेढ़े होते हैं और ये दोनों छोर पर नुकीले होते हैं। इनका जो मध्य भाग होता है, वो थोड़ा गोलाकार होता है, ठीक? और इनकी संरचना कैसी है? तो बहुकोषीय होती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक? बाकी आपने इसकी विशेषता में एक और पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि अगर हम इसको अनुप्रस्थ काटते हैं, तो ये कैसा दिखता है? तो इसकी 3 परतें दिखाई देती हैं अनुप्रस्थ काट में। अगर आपको नाम याद है, तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता ही देती हूँ एक बार। हमने चर्चा किया था 3 परतों, कौन-सी? एक क्यूटिकल थी, एक कॉर्टेक्स थी और एक मेडुला थी। जिसमें कॉर्टेक्स आपका पहला था, सॉरी, क्यूटिकल आपका पहला था, कॉर्टेक्स आपका दूसरी परत थी यानी कि मध्य परत थी और मेडुला आपका तीसरा परत था और अंदर का सबसे आंतरिक परत था, ठीक? अब अगला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि मजबूती कम होती है। गीली अवस्था में 25% तक इसकी मजबूती और कम हो जाती है। मतलब एक तो ये वैसे ही कमज़ोर होता है, लेकिन जब ये गीली अवस्था में होता है ना, तो इसकी जो मजबूती होती है, वो 25% तक और कम हो जाती है। रेशे की जो लंबाई होती है, 1 से 4 इंच होती है या अब किसी-किसी मतलब सभी में तो नहीं, लेकिन किसी-किसी में लंबाई क्या मिल जाती है? अधिक हो जाती है जैसे कि 7 से 8 इंच तक हो जाती है। तो ये कैसे किस पर निर्भर करता है? आपको पहले ही बताया जो बाल होते हैं ऊन भेड़ के वो उनकी किस्म पर, उनके रहन-सहन पर, उनके खान-पान पर, उनकी जलवायु पर, इन सभी पर निर्भर करते हैं। कोई एक कारण नहीं होता है इनकी लंबाई का या ऊन अच्छे या बेकार होने का, ठीक? तो क्या होता है इनकी लंबाई सामान्यतः आपको ध्यान रखना है 1 से 4 इंच होता है, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी में ये लंबाई ज़्यादा हो जाती है, 7 से 8 इंच तक हो जाती है, ठीक? ये आपको दोनों नहीं दिया रहेगा साथ में। अगला है आपका उच्च कोटि के रेशे में कम चमक, परंतु निम्न कोटि के रेशे में आपत्तिजनक चमक होती है।
कम चमक का मतलब ये मत लगाइएगा कि चमक इसमें कम होती है। कम चमक का मतलब ये होता है कि वो जो चमक होती है ना वो शोभनीय होती है। लेकिन ये जो निम्न कोटि के ऊन होते हैं इनमें जो चमक होती है वो बहुत होती है, जो हमारे आँखों को चुभती है। अब अगर कोई चमक रही है, हमारे आँखों को चुभ रही है, तो वो अच्छी कैसे हो सकती है? वो अच्छी तो नहीं हो सकती है। तो जो उच्च कोटि के होते हैं उनमें चमक कम होती है लेकिन वो अच्छी होती है। उसके चमक क्या होते हैं? उसके चमक आकर्षक होते हैं। तो जो चमक होती है ये क्या होती है? ये भेड़ की किस जात, उनके खान-पान पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी जलवायु पर, इन सभी पर निर्भर करती है। ठीक? अब अगला पॉइंट है आपका डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो 10 से 15 माइक्रोन होता है। ध्यान रखिएगा। इनका रंग कैसा होता है? तो ऊनी रेशे प्राकृतिक रूप से विविध रंगों के होते हैं। इनका रंग सफ़ेद से कैसे होता है? ग्रे होता है। क्या ध्यान रखना है? सफ़ेद से ग्रे होता है, भूरा और कभी-कभी काला भी हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? तो ध्यान आपको ये रखना है कि रंग जो होता है सफ़ेद से ग्रे होता है। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ऊनी रेशे होते हैं ना, ऊनी रेशों में जो रंग का निर्धारण करता है वो आपका कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स आपने कहाँ पर पढ़ा? तो आपने देखा जब हम ऊन को अनुप्रस्थ काट में देखते हैं तो उसकी 3 लेयर दिखती हैं। जो मध्य परत होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और वही आपके रंग का निर्धारण करती है, मतलब कि ऊन के रंग का निर्धारण करती है। ठीक? अब अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें घर्षण का प्रभाव बुरा पड़ता है। जो आपके ऊन होते हैं, इन पर जो घर्षण का प्रभाव होता है वो बुरा पड़ता है। मतलब ऊनी वस्त्रों को मलने से विशेषकर जब वो गीले होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि गीले होने पर इनकी जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। तो जब ये गीले होते हैं इनके रेशे नर्म पड़ जाते हैं, इनको रगड़ना नहीं चाहिए। आपको पता होगा जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं इनको हमें रगड़-रगड़ कर नहीं धोना चाहिए और जब आप कभी इनका पानी निकालते हैं तो हमें इन्हें प्रेस करके, मतलब जैसे ये आपके कपड़े हैं तो इनको प्रेस करके, प्रेस का मतलब ये नहीं कि आप इस पे आयरन कर दें, इस्त्री कर दें। प्रेस करने का मतलब ये है मेरा कि आप इसे दबा-दबा कर इसका पानी निकालिए, इसको ऐंठने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो घर्षण का प्रभाव होता है वो अच्छा नहीं होता है। जब ऊन के रेशे गीले होते हैं तो उनकी तहें उठने लगती हैं और वो अच्छे नहीं होते हैं। हम उनको क्या कर सकते हैं, उन पर घर्षण नहीं कर सकते हैं। अगला है ताप का कुचालक होता है। ये जो आपके ऊन होते हैं, ये ताप के क्या होते हैं? ये ताप के कुचालक होते हैं। इनमें लचीलेपन का गुण विद्यमान होता है। क्या होता है? तो इनमें लचीलेपन का गुण विद्यमान होता है। अगला है आपका, इसमें धूप का प्रभाव हानिकारक होता है। ऊन की धुलाई और रंगाई में जो ऊन होता है उन पर धूप का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। मतलब क्या होता है, धूप के प्रभाव हानिकारक होते हैं। ऊन को धूप में रखने से 2 प्रभाव पड़ता है। एक तो क्या होगा, आपका जो ऊन है, जो रंग है ऊन का वो उड़ जाएगा और दूसरा क्या हो सकता है, तो जो रेशे हैं रेशे पर भी आघात पहुँचता है, मतलब रेशे बेकार हो जाते हैं। धूप में रेशे की रासायनिक जो रचना होती है उसमें भी अंतर आ जाता है। तो मतलब धूप क्या होता है, बस आपसे यही इतना पूछा जा सकता है कि धूप में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है आपका, फफूंदी नहीं लगती है लेकिन कीड़े लगते हैं। ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी नहीं लगती है, परंतु बहुत अधिक अवधि तक अगर नम और आर्द्र स्थान पर आपने इसको रख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? फफूंदी लग जाएगा। कीड़े ऊन को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कीड़े ऊन को नष्ट कर देते हैं। ठीक? अगला है आपका सूखा ताप का प्रभाव। सूखा ताप का मतलब आप समझ रहे हैं? जो हम इनको प्रेस करते हैं, जो हम इन पे आयरन करते हैं। तो सूखे का मतलब ये होता है कि ऊनी वस्त्र पर आपको अधिक गर्म आयरन नहीं करना होता है। इससे क्या होता है? इससे जो हमारे रेशे होते हैं ऊन के, वो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वो खराब हो जाते हैं। अगला है आपका, शिकन प्रतिरोधकता का गुण विद्यमान होता है।
सिकन प्रतिरोधकता का गुण का मतलब क्या हो गया कि ऊनी रेशे सिकन नहीं पड़ता है उनमें। सिकन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अभी कॉटन का कपड़ा हो गया, आपने उसे मोड़ कर रख दिया तो उसमें क्या होता है, उसमें सिकुड़न सी पड़ जाती है। तो वही सिकुड़न आपका कहा जा रहा है कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना, ऊनी धागे होते हैं, इन पर नहीं पड़ता है। इनमें सिकन प्रतिरोधकता का गुण पाया जाता है। ये तो हमने देख लिया इसकी जो भौतिक विशेषताएँ हैं। किसकी? ऊन की भौतिक विशेषताओं पर हमने चर्चा कर ली। अब हमें कुछ इसकी रासायनिक बातों पर भी मतलब इसकी जो रासायनिक विशेषताएँ हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है। वो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इनकी रासायनिक विशेषताओं में? सबसे पहला आपका आ जाता है अम्ल का प्रभाव अच्छा। मतलब अगर हम पूछा जाए आपसे कि ऊन पर अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है, तो आप बताएँगे अच्छा पड़ता है। जैसे सल्फर के तेजाब जैसे जो अम्ल होते हैं, तीव्र घोलक होते हैं, इनसे जो ऊन की रेशा होती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जब आप साधारण धुलाई में साधारण घोलक का प्रयोग करते हैं, तो ये हानि नहीं पहुँचाते हैं। आपको इनको धुलने के लिए किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग करना चाहिए? तो जैसे क्लोरीन तथा हाइपोक्लोराइट ऊन को हानिकारक होते हैं, लेकिन हमें किसका प्रयोग करना है? तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का और पोटेशियम परमैंगनेट से हम वस्त्रों को धो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना है। ये हमारे वस्त्रों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगला है क्षार का बुरा प्रभाव। जो क्षार होता है वो हमारे रेशों के लिए हानिकारक होता है। क्षार के प्रभाव से रेशे जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, उनमें रोए फैल जाते हैं, जकड़ जाते हैं। मतलब हमारा जो कपड़ा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्षार का प्रयोग नहीं करना है। हम अम्ल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें क्या प्रयोग करेंगे? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करेंगे। अगला है आपका रंगाई के लिए एसिडिक डाई। अगर आपने एसिडिक डाई का प्रयोग किया तो अच्छा है। आप रंगाई के लिए क्या करेंगे? रंगाई के लिए आप जो है इसमें एसिडिक डाई का प्रयोग करेंगे। रंग आसानी से चढ़ता है, ऊनी वस्त्रों में जो रंग होता है वो आसानी से चढ़ता है। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि पसीने का प्रभाव इस पे बुरा पड़ता है। तो ऊनी वस्त्रों को अगर पसीने युक्त मतलब बिना धोए ही आप पहन लेते हैं, तो ये बुरा असर पड़ता है। लगातार पसीने के संपर्क में रहने पर क्या होता है, वस्त्र क्या होगा, जम जाएगा, बदरंग हो जाएगा। पसीने की अगर प्रकृति क्षारीय है तो ऊनी रेशे निर्बल हो जाते हैं, ठीक? अम्लीय प्रकृति वाले पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने देखा अम्ल अच्छा होता है। लेकिन अम्ल में भी आपने देखा क्या, जैसे जो तेज अम्ल होते हैं उनका प्रयोग करने से छीड़ होता है। अब आपने देखा ऊन पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्लीच करने के लिए आप इस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक? तो ये थी इसकी रासायनिक विशेषता, इसकी भौतिक विशेषता हमने इन दोनों पर चर्चा कर ली। पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, सल्फर आप में इसमें जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपके ऊन में। तो यही इतना हमें हमारे ऊन में चर्चा करनी थी। बस यही इतना हमारा ऊन का चैप्टर है, यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और आपको पता ही है कि पिछली बार यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक? बस बाकी आज के लिए यही इतना रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं साथ के साथ रेडी करते चल रही हूँ। संडे को आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।